दोस्तों, एक कहावत है कि जब सरकारें आंदोलन से बनती है, तो आंदोलन से ही खत्म होती है या आंदोलन की तरह ही खत्म होती है। आपने कई ऐसे आंदोलन देखे होंगे या कई ऐसे एजिटेशन देखे होंगे कि बाद में वो पार्टियों में तब्दील हुआ होगा और धीरे-धीरे बाद में वो पावर आने के बाद समाप्त हो गई होंगी। पहले आपने देखा होगा कि जो जेपी का आंदोलन चला, जनता पार्टी बनी और कैसे जनता पार्टी का क्या असर हुआ, कितने पार्टियों में जनता पार्टी टूट गई, उससे कितने पार्टियाँ निकली, अलग-अलग पार्टियाँ बनाया। उसके बाद जो मेरे समकालीन ये मैं जो जयप्रकाश नारायण की बात कर रहा हूँ, ये मेरे पिताजी वगैरह के टाइम की बात बता रहा हूँ। मेरे टाइम में जो पार्टियाँ बनी या जो आंदोलन हुए या बोल सकते हैं कि एजिटेशन हुआ एक एक वो हुआ था विश्वनाथ प्रताप सिंह जो वित्त मंत्री थे, राजीव गांधी की सरकार में रक्षा मंत्री भी रहे, उनका एक जन मोर्चा बोल सकते हैं कि आंदोलन बना और काफ़ी लोग जुड़ते गए उससे और वो पहले एक्सपोज़ कर रहे थे कि जो राजीव गांधी है, उन्होंने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है और स्विस बैंक में उनका एक अकाउंट है लोटस के नाम से, इस तरह से लोग उनसे जुड़ते गए और कांग्रेस के खिलाफ लोग खड़े हो गए। और उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जनता दल बनाया। लोगों की जैसे आम आदमी पार्टी को देखा हो वैसे ही डिमांड हुआ कि नहीं विश्वनाथ प्रताप सिंह को चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने एक पार्टी बनाई और पहले ही चुनाव में उन्होंने काफ़ी अच्छा जनता दल ने प्रदर्शन किया और उसके बाद वो देश के प्रधानमंत्री बने। उस समय पहली बार ऐसा हुआ था कि राइट विंग और लेफ्ट विंग दोनों मिलके उनको सपोर्ट किया था और वो प्रधानमंत्री बन गए। जो विश्वनाथ प्रताप सिंह अपने को समझते थे या उनको माना जाता था कि भाई लालच नहीं है, वो एक राजा है उसको उस समय की तब राजा नहीं फ़कीर है, देश की तकदीर है। गांधी नहीं, पता नहीं ऐसे ये आंधी है, इस तरह का काफ़ी नारे लगे थे। तो और एक और नारा था पंजे पे पड़ पड़ा शिकंजे में, ऐसे बहुत से नारे लगे थे जिसमें राजा नहीं फ़कीर बहुत हिट हुआ था। उस समय आप देखेंगे तो विश्वनाथ प्रताप सिंह को कोई भी ये नहीं मानता था कि वो पद के लालच हैं या सत्ता के लालच हैं या पैसे के लालच हैं। लेकिन जैसे-जैसे समय मैंने बोला ना आंदोलन, सत्ता का ऐसा लालच पकड़ा कि उन्हीं का लेकर आया हुआ है मंडल आयोग या मंडल कमीशन। जो बाद में ये मंडल और कमंडल की लड़ाई हुई बीजेपी का और बीजेपी नहीं चाहती थी कि मंडल कमीशन उस समय सरकार गिराने वाली उनको लग गया था कि देवीलाल जो है सरकार गिरा सकते हैं, तो उन्होंने उसका एक गेम खेला और मंडल कमीशन लेके आए। और बीजेपी को राम मंदिर बनाना था, तो वो भी एक कमंडल लेके चले वो रथ यात्रा क्योंकि दोनों आदमी को अपनी-अपनी पावर को रिस्टोर करना था, उनको प्रधानमंत्री बने रहना था, क्योंकि देवीलाल से उनकी खटपट हो गई थी और डिप्टी पीएम थे देवीलाल। तो ऐसे ही जनता दल से कितने निकले, जनता दल यू, समाजवादी पार्टी भी उससे निकली, कई पार्टियाँ उससे निकल गई और जितने भी आज देख रहे हैं नॉर्थ इंडिया में, खासकर यूपी, बिहार में जितने भी क्षेत्रीय दल देख रहे हैं, वो एक तरह से जनता दल से आपको उभरे दिख जाएँगे। ये सारे लोग जनता दल में थे उस समय। वो बीपी सिंह के नेतृत्व में जो प्रधानमंत्री बने थे, उनकी पार्टी थी। उसके बाद आया आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। कैसे हुआ आपको ये आप लोगों के समय की बात है, आप लोगों को पता होगा। मैं ये बात ज़िक्र क्यों किया कि आंदोलन से निकली हुई पार्टियों का क्या असर होता है। और आज देखेंगे पूरे विश्व में इसी तरह का एजिटेशन, इसी तरह के जेनजी आंदोलन जेनजी तो एक शब्द ही मेरे को नया सुनने को मिल रहा है। जेनजी, जेन वीटा, जेन एक्स, पता नहीं क्या-क्या मैं भी नहीं जानता था अभी तो। जब आप जेनजी जानते ही नहीं थे, आपको बताया जा रहा है जेन एक्स कौन है, इसका मतलब ये क्रिएट किया हुआ शब्द है। अगर आम पब्लिक जानती तो उनको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये इतना शब्द पॉपुलर है, उसका मीनिंग क्या है? मान लीजिए कोई पॉपुलर शब्द नहीं हो, उसको पूछे तो अलग बात है। लेकिन आपके मन में जेनज़ी बहुत लोग जानते हैं और सारे जेनज़ी जानते हैं कि मैं जेनज़ी हूँ, तो फिर पूछने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब आपको जेन एक्स वगैरह सारे आपको रटा-रटाए शब्द मिलेंगे। यही हाल नेपाल का रहा। जो राहुल गांधी बार-बार बोलते हैं कि भाई देखो जिस तरह से नेपाल और
बांग्लादेश में हुआ वही भारत में भी होगा। तो वो लेकर आंदोलन नेपाल में हुआ, वहाँ पे बालेन शाह जो है पीएम बन गए। मैं ये ज़िक्र एक और बोल रहा हूँ कि अभी जंतर मंतर पे भी आंदोलन हुआ। ये आंदोलन जो है, जो एक तरह से बोलेंगे कि एक छोटा-सा आंदोलन, जिसको प्रधानमंत्री की एक आदत है मोदी की, तिल को ताल बनाना। जैसे-जैसे तिल को ताड़ बना देते हैं, उसके बाद वो उसको वापस घुटने टेक देते हैं। इनका अब लोगों को एक्सपोज़ हो गए हैं। आप देख रहे हैं इनके ही जो समर्थक हैं, वो लिख रहे हैं कि मुझे बहुत ग्लानि फ़ील हो रहा है कि उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। जब सरकार का मनोबल, अब पता नहीं मोदी जी का क्या मनोबल कमज़ोर है, वो तो वही जानते होंगे। लेकिन जिस तरह से एक के एक से एक उन्होंने अपने टाइम पे जित कितने ऐसे एग्ज़ाम्पल आपको मिल जाएँगे जहाँ पे उन्होंने यू टर्न लिया हो, पीछे हट गए हों। अब कोई डर के बोलता है, कोई घबरा के बोलता है, जो भी बचा है। लेकिन उन्होंने कदम तो अपने बहुत पीछे खींचे हैं। तो आंदोलन जन्मा। आम आदमी पार्टी की तरह वो भी कहीं से खबर आ रही है कि शायद चुनाव भी लड़ सकते हैं। तो ये तो अलग बात हो गई। लेकिन एक एजिटेशन जो है राजस्थान में भी निकल रहा है। अब आप पूछ रहे होंगे ये सब का अलग-अलग पहलुओं को जोड़ने का क्या मतलब है? उसको जोड़ने का मतलब ये है कि जिस तरह से लोग खुश हो रहे हैं कि एजिटेशन से सरकार गिर जाएगी, तो फिर सरकार भी एजिटेशन से बनेगी तो वो भी गिर जाएगी। कोई भी एक नैरेटिव होता है, नैरेटिव एक अ, अच्छा होता है कि आप करप्शन के खिलाफ, कोई दूसरी पार्टी उसके करप्शन को एक्सपोज़ करे और फिर उसके खिलाफ जाके पार्टी प्रचार करे जो जनता में, और उसके बाद वो उसपे जीत हासिल करे, वो डिफरेंट चीज़ होता है। लेकिन एक एजिटेशन होता है जिसका आपने कभी भी उसके बारे में जानते नहीं है, ना उसको आपने परखा है, ना उसका काम करने का तरीका जानते हैं, ना उन्होंने, देखिए, मैं बोल दूँ बड़ी-बड़ी बातें आप विश्वास कर गए, लेकिन मेरे को अनुभव नहीं है, तो करूँगा क्या? आपने बालेन शाह को देख लिया, ऐसे कितने आपको एजिटेशन के बाद जो सीएम बने हो, पीएम बने हो, उनके अनुभव देखा होगा कि बाद में उनके समय में देश की क्या हालत हुई, चाहे आर्थिक व्यवस्था हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, उसकी सिचुएशन कितनी खराब होती गई है। पार्टी बनाना डिफरेंट चीज़ होता है, उसका धीरे-धीरे वो काम करते हैं, उनको अनुभव हो जाता है। उसके बाद पार्टी अगर इलेक्शन में एक-दूसरे को उनके जो करप्शन हो या उनके जो बोलते हैं ना कि खराब नीतियाँ हैं, उसको एक्सपोज़ करके और वो सरकार बना सकती हैं। लेकिन आंदोलन को कहा, आज सक्सेस हुए, जनता जो है एक एक इमोशनल हो जाता है या एक बोलते भावनाओं में आके वोट दे देती है और बाद में पता चलता है कि वो सरकार बनाने के या सरकार चलाने के काबिल नहीं है, या बोलते हैं ना कि अंधे के हाथ में बटेर लग गया, उस तरह का। तो उस तरह का आंदोलन, लेकिन अब जो खुशी हो रही है, मान लीजिए नेपाल में जो लोग खुश हो रहे हैं आंदोलन से, तो आज के आंदोलन का क्या नेपाल में क्या चल रहा है? ना नेपाल में क्या चल रहा है वहाँ पे? जो एक वहाँ पे देखेंगे कि एक अभी काँवड़ यात्रा चल रहा है, उसपे जो जो मुस्लिम लोग हैं उन्होंने पत्थरबाजी की, वहाँ पे उसके बाद हिंदू जो है उसके बाद वो लोग उग्र हो गए, उसके बाद मस्जिद हो गया, वहाँ पे आगजनी हो गई, 2 हिंसक बहुत हुआ और वहाँ पे बोला कि भाई जो लोग बाहरी लोग मुस्लिम आए उनको यहाँ से नेपाल से निकाल कर और हिंदू राष्ट्र फिर से बनाना चाहिए। जो एक टाइम में मान लीजिए 1976 में ज़बरदस्ती इंडिया में भी सेकुलर शब्द जोड़ा गया, वहाँ भी सेकुलरिज़्म पढ़ाने लगा। वामपंथी जहाँ आते हैं नई तरह की चीज़ें लेकर आते हैं और यही वजह है कि एक टाइम में जब नेपाल में बहुत ही अच्छी चीज़ें, सड़कें हों या सब चीज़ें अच्छी थी, वहाँ वामपंथी जब से घुसे, पूरे नेपाल की अर्थव्यवस्था, जो सारा चीज़ करप्शन में डूब गया, सब चीज़ बर्बाद हो गया और ये वामपंथियों की आदत है। तो अब देखिए कि वो चीज़ नेपाल में आज के टाइम में जो लोग जेनज़ी आंदोलन को, नेपाल को सही समझ रहे थे, सही मान रहे थे या सही समझाने की कोशिश कर रहे थे, आज उन पे उनका वक्तव्य क्या है? आज उनका उस पे कहना क्या है? क्योंकि अब वो क्या सपोर्ट करते हैं कि जो वहाँ पे जेनज़ी, सो कॉल्ड जेनज़ी जो ये लोग मानते हैं कि आज हिंदू राष्ट्र की माँग कर रहे हैं और मुस्लिम वहाँ से निकालने का बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक भी मुस्लिम, कई ऐसे नारे हैं जिसको मैं शायद वीडियो में बोल भी नहीं पाऊँगा। इस तरह के ऐसे नारे हैं जो काफ़ी वहाँ पे पॉपुलर हैं, इनको हटाओ, उनको हटाओ, इनसे देश से निकाल करो ऐसा करके और हिंदू राष्ट्र बनाओ, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। इस तरह का वहाँ पे काफ़ी रैली, बड़ी-बड़ी रैलियाँ, मतलब आप सोच नहीं सकते ये सब सड़कें पे चल रहा है। पूरा वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जो है वो खराब है, पूरी स्थिति खराब है।
अब यही स्थिति जो है राजस्थान में यूजीसी जो है रोल बैक का नारा, जो एक आंदोलन 20 दिन से महिपाल सिंह जो है वो लेके चल रहे थे, और अब वो धीरे-धीरे मुझे लग रहा है कि जिस तरह से जेनजी से बहुत बड़ा, जो जंतर मंतर पे ये जो कॉकरोचों से बहुत बड़ा आंदोलन है। लेकिन क्या ना, वामपंथी मीडिया जो है वो कभी भी ऐसे आंदोलन को, खासकर जो स्वर्ण लोग या जनरल कोटे के लोग, सही तरीके से भी अगर शांतिपूर्वक, आप कोई भी ऐसा नहीं लगेगा कि जहाँ पे इतने बड़े संख्या में लोग आए और कोई भी किसी प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द या देश के आर्मी के बारे में अपशब्द, इस तरह का कोई भी वक्तव्य वहाँ नहीं मिला आपको बोलने, मतलब सुनने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी जो मीडिया है वहाँ से ये इतनी बड़ी आंदोलन जो यूजीसी रोल बैक है, वो कहीं भी आपको मीडिया में जगह नहीं पा रहा है। उसका वजह क्या है? जिस तरह से कांग्रेस ऐसे जो आंदोलन होते थे उनके हिसाब से नहीं होते थे, उनको हमेशा से वो दबा के या मीडिया में उसको जगह नहीं बनने देती थी, वही आजकल के बीजेपी कर रही है। अब यही सवाल आपके दिमाग में आया कि जंतर मंतर पर फिर कॉकरोच का क्यों किया? क्योंकि उनको पता नहीं था कि कॉकरोच इतना बड़ा आंदोलन हो जाएगा। कि मोदी जी की एक आदत है कि हर छोटी चीज को बड़ा बनाना। किसान आए थे चंद, लेकिन अचानक से उसको कितना बड़ा आंदोलन उन्होंने कन्वर्ट किया है वो। सीएम में कुछ लोग बैठे थे, उसको बढ़ा करके दिया। तो उनको इस समय भी, और हमेशा से इनका इंटेलिजेंस फेल्यूर होता है, इनको पता ही नहीं होता कि जिसको वो छोटा समझ रहे हैं, वो कितना बड़ा वो खुद करने जा रहे हैं। लेकिन जो बड़ा है, जिसको वो छोटा मान रहे हैं, वो वाक़ई में ऐसा बड़ा होने वाला है कि जो जेनजी आंदोलन थोड़े समय निपट जाएगा, वो इतना बड़ा होगा कि आप देखिएगा, जो राजस्थान की सरकार है वो गिरेगी और उसके बाद धीरे-धीरे ये देश में फैलेगी। अगर इसी तरह से स्वर्ण लोग जागरूक हो गए हैं, वोट नहीं देंगे, जो कि बीजेपी का कोर वोटर है। आज बीजेपी माने ना माने, अगर आऊँगा जो वोट परसेंटेज निकालेंगे तो सबसे ज़्यादा स्वर्ण वोट देते हैं, जिसकी वजह से बीजेपी का आज 38 से 37% का वोट शेयर है। मुझे लगता है ज़्यादातर वोट शेयर अगर उसमें देखेंगे तो बीजेपी का, अगर तो जनरल कोटे का है। तो मुझे लग रहा है कि ये आंदोलन उससे बड़ा होगा, और जिस तरह से उसी आंदोलन के एक व्यक्ति पे लाठीचार्ज हुआ, जो कि मैंने देखा, मैं काफ़ी फ़ॉलो कर रहा हूँ, और वहाँ पे मैं जिस तरह से उसको लाठीचार्ज करके एक निहत्थे आदमी को, जो कि शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा, मारा मारा गया, वो आदमी मर गया वहाँ पे, और अब वो जंतर-मंतर पे धरना देने के लिए तैयार हैं। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में, मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि अब ये विषय राहुल गांधी का नहीं है, कांग्रेस का नहीं है। आप देख रहे होंगे कि मैंने स्ट्रीम मीडिया में आज के टाइम में जो जनता है, जो जनता बीजेपी को जिताती थी, बीजेपी की लड़ती थी, अब राहुल गांधी कोई विपक्ष नहीं है। अब विपक्ष में आम जनता है, जो धीरे-धीरे आक्रोश बीजेपी के खिलाफ बढ़ता जा रहा है, जो उनके कोर वोटर में, वो बीजेपी को शायद बहुत ही भारी पड़ने वाला है। धन्यवाद।